तो क्या हाल आप सभी के, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस समय चल रहा है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में युद्ध। वैसे देखा जाए तो इसको इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो वॉर है वो यहाँ पर इजराइल और हमास के बीच में है। और हमास जो है वो गाज़ा पट्टी को रूल करने वाली पार्टी है, एक उसकी एक मिलिट्री विंग भी अलग से है। तो यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है वो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 7 अक्टूबर को हुई थी, जब यहाँ पर हमास ने अपने जो मतलब के जो सोल्जर्स हैं, जो मिलिटेंट हैं, वैसे तो दुनिया वाले उसको आतंकवादी कहते हैं, वैसे भारत ने अभी तक भी हमास को आतंकवादी डिक्लेयर नहीं किया है, तो यहाँ पर उनको मिलिटेंट कहना सही कह रहेगा। तो यहाँ पर जो हमास के जो मिलिटेंट हैं उन्होंने यहाँ पर जो फेंसिंग लगी थी उसको ब्रेच कर दिया, और जो पैराग्लाइडिंग थी, जो मोटर वगैरह से चलने वाली, वो उससे यहाँ पर लैंड कर गए इसराइल में। और यहाँ पर लगभग 1400 से भी ज़्यादा जो इजरायली थे उनको यहाँ पर मार दिया। अब देखिए, यहाँ पर मार तो दिया, लेकिन यहाँ पर जो इजराइल का जो रिस्पांस है, इसराइल का जो रिटेलिएशन है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चुभ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो गाज़ा में अब तक 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो मौतों का जो आंकड़ा है वो 8000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पर लगातार जो इजराइल है वो कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पर पूरे जो गाज़ा है उसको यहाँ पर फ्लैटन कर रहा है। जो भी यहाँ पर बिल्डिंग दिख रही है उसको खड़ी हुई, उसको यहाँ पर तबाह कर रहा है बॉम्ब लगा के। तो आप सोच सकते हैं कि जो गाज़ा की जो डिस्ट्रक्शन हुई है वो कितनी ज़्यादा हुई है। और यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर गाज़ा को इन्वेड करने की प्लानिंग कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो गाज़ा की जो इन्वेजन है वो इतनी आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गाज़ा जो है वो इजराइल की टेरिटरी नहीं है। तो यहाँ पर जो इजराइल जो करेगा ऑपरेशन, उसको यहाँ पर कई से बहुत ज़्यादा चुनौती सामने निकल कर आएगी। क्योंकि देखा जाए तो वो हमास का एरिया है, तो वहाँ पर जितने भी लैंडमाइंस होंगे, शार्प शूटर होंगे, स्नाइपर्स होंगे, और कहाँ कहाँ पर रॉकेट लॉन्च सिस्टम मारने हैं, वो सब का सब यहाँ पर हमास के पास है, सारा का सारा कंट्रोल। तो यहाँ पर इजराइल अगर वहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन करने जाएगा तो यहाँ पर इजराइल को भी काफ़ी तगड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर यहाँ पर वो करने चला भी जाए ना, तो तब भी यहाँ पर जो गाज़ा के जो आम लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मरेंगे, और यहाँ पर उनकी जो भयानकता वाली तस्वीरें सामने निकल कर आएगी। तो यहाँ पर आईडीएफ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को गुस्सा भी आएगा। लेकिन यहाँ पर जो वेस्टर्न देश है वो पूरी तरह से यहाँ पर इजराइल के सपोर्ट में आ गए हैं। भले से वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंटी इजराइल और प्रो पैलेस्टीनियन, लेकिन यहाँ पर इनका जो बिलीव है, इनका जो मतलब सपोर्ट है इजराइल के लिए, वो यहाँ पर कम नहीं हुआ है। चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, या फिर अमेरिका हो, कनाडा हो, या सारे के सारे जो देश हैं वो सब के सब यहाँ पर इजराइल के पीछे खड़े हुए हैं, ताकि यहाँ पर इजराइल को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो ये देश है ना, जिनके आसपास इजराइल बसा हुआ है, तो वो यहाँ पर इनके दुश्मन देश काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि लेबनान है, वो भी एक उनका दुश्मन देश में से आता है। उसके अलावा सीरिया है, वो भी एक दुश्मन देश की तरह ही वहाँ पर पेश आता है। और लेकिन जो जॉर्डन है और जो मिस्र है, उनके साथ यहाँ पर पीस समझौता हो गया है, तो वहाँ से तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेबनान से और सीरिया की तरफ से। और लेकिन रिसेंटली यहाँ पर जो ईरान है वो लगातार यहाँ पर इजराइल को चेतावनी दे रहा है कि अगर यहाँ पर तुमने ग्राउंड इन्वेजन गाज़ा का कर दिया तो यहाँ पर अंजाम तुम्हें भुगतने होंगे, हम यहाँ पर कन्फ्लिक्ट में एंटर हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर ईरान डायरेक्टली एंटर होता है या फिर वो प्रॉक्सीज के ज़रिए एंटर होता है, वो तो यहाँ पर देखने वाली सिचुएशन होगी कि वो किस तरह से एंटर होता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो एंटर होगा तो वहाँ पर वो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए एंटर होगा। जैसे कि हिजबुल्लाह है, लेबनान का सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो, यहाँ तक कि जो लेबनान की जो रेगुलर आर्मी है उससे भी ज़्यादा खतरनाक हथियार इसके पास होते हैं हिजबुल्लाह के पास। और ये जो हथियार सप्लाई किए जाते हैं वो ईरान से किए जाते हैं, उनको जो पैसा सप्लाई किया जाता है वो ईरान से किया जाता है। और बाकी जो चीज़ें हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग और जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो सारे के सारे ईरान के ज़रिए प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि यहाँ पर इजराइल के ऊपर एक एज बना के रखी जा सके, कि एक डर का माहौल बनाया के जा सके कि भाई यहाँ पर अगर तुम इस तरह से हरकत करोगे तो यहाँ पर ऊपर नॉर्दर्न की तरफ यहाँ पर हमारा जो एक प्रॉक्सी संगठन है हिजबुल्लाह वो है, गाज़ा में हमास है। हमास भी जो है वो ईरान का एक प्रॉक्सी संगठन ही है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा जो मदद किसी देश से मिलती है तो वो यहाँ पर ईरान से मिलती है। भले से यहाँ पर सीरिया से भी मदद मिल जाए, नॉर्थ कोरिया से भी मदद मिल जाए, लेबनान से भी मदद मिल जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मदद मिलती है वो ईरान से मिलती है। तो यहाँ पर ईरान भी इनके चक्कर में है, और ईरान इनको फुल सपोर्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो भी तुमने किया है बिल्कुल सही किया है, ऐसा ही करना चाहिए। तो यहाँ पर ये ईरान कहता है, और यहाँ पर सीधा सीधा वार्निंग दे दी है कि अगर यहाँ पर तुमने ग्राउंड इन्वेजन कर दिया तो यहाँ पर इजराइल के लिए इसका इंजाम भुगतना बहुत ज़्यादा बुरा होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइडर कन्फ्लिक्ट की तरफ ये पूरा बढ़ रहा है। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई
और यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन आने के बाद अगर ये दूसरी जगह पर फैल गया तो यहाँ पर तीसरे वर्ल्ड वॉर से भी इसको नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पर इस कन्फ्लिक्ट को तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआती पॉइंट भी मानकर चल रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर इस तरह से चीज़ें सामने आएगी तो यहाँ पर ये चीज़ें तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ भी विश्व कप कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर ये जो कन्फ्लिक्ट सामने निकल आ रहा है तो ये जो चीज़ है वो तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों देशों का मसला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे देश इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका हथियारों से, पैसों से और जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है उससे यहाँ पर इजराइल की मदद कर रहा है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर अपनी मिलिट्री से, अपने हथियारों से, अपनी ट्रेनिंग से, अपने प्रॉक्सी संगठन से वो यहाँ पर अपने प्रॉक्सी संगठन की मदद कर रहा है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, और ये जो ईरान है उसके पीछे यहाँ पर चाइना का भी हाथ है, उत्तर कोरिया का भी हाथ है, और इसके अलावा रशिया का भी हाथ है। रशिया को तो ईरान से बहुत ज़्यादा वेपन्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर वो ईरान के अगेंस्ट हो जाएगा नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो रशिया है वो ईरान के साथ आ रहा है। और अभी हमने यूनाइटेड नेशन में भी देखा है कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रस्ताव लाया गया था तो वो इजराइल के अगेंस्ट लाया गया था, रशिया लेकर आया था जो सीज़ फायर का जो प्रस्ताव था, जिसको यहाँ पर अमेरिका ने वीटो कर दिया था। तो ये चीज़ सामने कर आ रही है कि अगर ये चीज़ें अगर होती है तो ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ भी बढ़ सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन शेयर करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से जो ईरान है वो इस पूरे कन्फ्लिक्ट में शायद इन्वॉल्व ना हो। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि वो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान है वो मोस्ट लाइकली अनलाइकली यहाँ पर एंटर नहीं करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ईरान ने कई सारी बार यहाँ पर इस तरह की वार्निंग दी है कि अगर यहाँ पर इजराइल अपना जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबा खींचता है या ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो यहाँ पर इसको सीरियस एस्केलेशन भुगतने होंगे, और यहाँ पर ये चीज़ें इजराइल के लिए अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें बोली जा रही थी ईरान की तरफ से, तो लोग ये समझ रहे थे कि ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है ईरान का इजराइल के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पूरा कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा फैलने वाला था। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर धरातल पर होती हुई अभी फ़िलहाल दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर ईरान के भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं जिसको लेकर मैं अब बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर डायरेक्ट रूट लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट फील कर रहा है, यानी कि वो अभी इतना ज़्यादा जो डायरेक्ट रूट है उसको लेना पसंद नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो इसकी जो जिम्मेदारी दे रही है ईरान ने वो अपने जो प्रॉक्सी संगठन है जैसे कि हिजबुल्लाह है और इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक में जो काम करता है वो, और जो फ़लस्तीन है हमास वो वहाँ पर काम करता है, तो उनको दे रखी है कि भाई जहाँ जो भी होगा यहाँ पर वो आप देख लो। तो यहाँ पर जो ईरान है वो डायरेक्ट रूट लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट फील कर रहा है कि भाई हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है यहाँ पर ईरान का वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ ऐसी कन्फ्लिक्ट सामने निकल कर आ गई और ऐसी चीज़ें यहाँ पर ट्रिगर हो गई तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कभी भी बदल सकती है, और यहाँ पर जो ईरान है वो डायरेक्टली भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ पर जो इजराइल है वो भी ईरान के मामले में काफ़ी ज़्यादा अनकॉम्प्रोमाइज़ है, यानी कि यहाँ पर जब भी ईरान की बात आती है तो यहाँ पर इजराइल जो है वो यहाँ पर कभी भी कोई चूक करना नहीं चाहता। और यहाँ पर जो इजराइल है उसने तो यहाँ पर ईरान की जो मिलिट्री फैसिलिटी है और ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स के न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर भी यहाँ पर एयर स्ट्राइक करने की बात कही है कि अगर यहाँ पर ज़रूरत हुई तो हम यहाँ पर ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर हम एयर स्ट्राइक कर देंगे। हालांकि देखा जाए तो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर अटैक करना इतना ज़्यादा आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो ओवरग्राउंड नहीं है बल्कि अंडरग्राउंड है, वो भी कई सारे मीटर नीचे, यानी कि ये माना जाता है कि लगभग 80 से 100 मीटर नीचे है। यानी कि यहाँ पर अगर परमाणु बम भी गिर जाए तो तब भी यहाँ पर इन मिलिट्री फैसिलिटी पर कोई असर पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर एयर स्ट्राइक करने से काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो करने जाएगा तो यहाँ पर पहली बात तो एयर डिफेंस सिस्टम से उनका मुकाबला होगा, और उसके बाद जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है उनसे मुकाबला होगा, और जो सैकड़ों लोगों की संख्या में जो आर्मी रहती है वहाँ पर उनसे मुकाबला होगा। तो यहाँ पर जो इजराइल है उसकी बस की बात नहीं है मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक करना ईरान की, लेकिन यहाँ पर जो इजराइल का जो हार्श रिस्पॉन्स है उसकी वजह से भी यहाँ पर जो ईरान है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट फील कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श रिस्पांस करता है। जैसे कि आपने देखा कि भाई 1400 तो इजराइल के मर गए, लेकिन उन्होंने अभी तक कितने मार दिए, 8000 से भी ज़्यादा मार दिया, पूरा गाज़ा को ख़त्म कर दिया, पूरा जो गाज़ा है उसको तबाह कर दिया है। तो ये भी देखा जा रहा है कि जो ईरान है वो यहाँ पर फूक का कदम रखा है, लेकिन यहाँ पर स्थिति कभी भी चेंज हो सकती है।
लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ईरान भी अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और आपको तो पता ही है कि जो ईरान है उसके जो ड्रोन्स है वो कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। भले से वो सस्ते हो और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना हो लगी हो, लेकिन फिर भी अगर वो एक साथ हमला करने पर आ जाए तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी ओवरवेल्म हो जाता है और यहाँ पर उनको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यूक्रेन इसी सिचुएशन से गुजर रहा है और इसका जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रशिया ईरान के जो चीप ड्रोन है उनसे यहाँ पर तबाह हो गया है। तो यहाँ पर जो ईरान है वो लगातार अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है और अभी इसने यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल भी डेवलप कर ली थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर ईरान से अगर छोड़ेंगे तो 400 सेकंड में यहाँ पर वो तेल अवीव में मार देंगे, गिरा देंगे। यानी कि यहाँ पर एक ऐसी मिसाइल थी फतेह नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल जो ध्वनि की जो आवाज़ है उससे भी यहाँ पर 15 गुना तेज़ी के साथ ट्रैवल कर सकती है और इसको रोकना किसी भी एयर डिफेंस के बस की बात है ही नहीं। यानी कि यहाँ पर ये इम्यून है एयर डिफेंस सिस्टम से। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इसकी डिफेंस कैपेबिलिटी तो बढ़ा रही है, लेकिन यहाँ पर ईरान काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट फील हो रहा है डायरेक्ट रूट लेने के लिए, कन्फ्लिक्ट में एंटर करने का। और ये सब जो चीज़ें हो रही है वो यहाँ पर एक एंटी वेस्टर्न, एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल सेंटीमेंट के साथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो सरकार है ईरान की उसमें यहाँ पर भर भर कर एंटी इजराइल सेंटीमेंट भरा हुआ है, एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट भरा हुआ है। और यहाँ पर पूरी की पूरी जुडिशरी है वो भी सारी की सारी एंटी इजराइल है, एंटी अमेरिकन है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इसके लिए, इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बना देती है। लेकिन यहाँ पर ईरान की सरकार को ये पता है कि अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे तो इसके जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अमेरिका यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस भी बनाता है इजराइल में और इसके अलावा अपने जो वेपन्स है उसको स्टोर भी करता है और इसके अलावा यहाँ पर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी इजराइल को देता है। और ही नहीं, अपने जो ट्रूप्स है वो भी यहाँ पर इकट्ठा करके रखता है और बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी तो 2 है, वहाँ पर इजराइल के आसपास मंडराते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर इजराइल को दिक्कत हुई तो यहाँ पर अमेरिका पूरी तरह से उसके पीछे खड़ा है ताकि यहाँ पर जो हमला करने वाले जो देश है उसको यहाँ पर तबाह कर सके। तो यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर ये सोच के भी इसके ऊपर हमला नहीं करता और डायरेक्ट कन्फ्रंट करता नहीं है कि यहाँ पर अगर हम हमला करेंगे, अगर अटैक करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो ऑल आउट वॉर की तरफ भी जाएगी और ये चीज़ ईरान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सुपर पावर और उसके बाद यहाँ पर छोटी सुपर पावर, तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होगी ये। और इसके अलावा यहाँ पर जो पब्लिक सपोर्ट है वॉर का वो भी यहाँ पर धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वहाँ की जो लोग हैं ना ईरान के, वो भी यहाँ पर सरकार के खिलाफ कई बार सामने निकल कर आए हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था महसा अमीनी की डेथ हो गई थी, मोरालिटी पुलिस ने कर दी थी क्योंकि उन्होंने हेड स्कार्फ सही से बांधा नहीं था। तो इसकी वजह से यहाँ पर कई महीनों तक ईरान की सड़कों पर प्रोटेस्ट हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान की जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा हिल गई थी। और ये चीज़ें यहाँ पर ये दिखाती है कि जो ईरान की जो सरकार है उसको यहाँ पर पब्लिक सपोर्ट अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा होता था लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे कम हो गया है। और अगर किसी वॉर में जाना है तो यहाँ पर पब्लिक सपोर्ट भी बेहतर होना चाहिए ताकि यहाँ पर आर्मी को पब्लिक की पूरी तरह से बैकिंग मिल सके। तो ये चीज़ें भी दिखाती है कि ईरान जो है यहाँ पर अभी थोड़ा सा रिलेक्टेंट फील करेगा इजराइल के ऊपर अटैक करने से। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो अमेरिका है और जो इजराइल है उन्होंने यहाँ पर ईरान के टॉप साइंटिस्ट को मार दिया, जो परमाणु साइंटिस्ट थे। और इसके अलावा जो आर्मी के जो चीफ है जनरल सुलेमानी, उसको भी मार दिया था। तो यहाँ पर ईरान ने तो कह दिया था कि भाई हम यहाँ पर इसका पूरा बदला लेंगे और यहाँ पर काफ़ी तगड़े रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन क्या रिस्पॉन्स हुआ? कुछ भी ज़्यादा रिस्पांस हुआ नहीं है। तो ये चीज़ें दिखाती है कि जो ईरान है वो यहाँ पर डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में एंटर करने से यहाँ पर रिलेक्टेंट फील कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर घबराता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इजराइल है वो आए दिन यहाँ पर सीरिया की बमबारी करता है, वहाँ के एयर स्पेस का वॉयलेशन करता है, बम गिरा देता है, मिसाइल गिरा देता है और जो ईरान की जो मिलिट्री फैसिलिटी है उसको यहाँ पर चोट पहुँचाता है। तो तब भी यहाँ पर जो ईरान है वो इजराइल के खिलाफ इतने ज़्यादा तगड़ा एक्शन लेता नहीं है, और वो भी तब जब उनके खुद के एसेट्स के ऊपर हमला हो रहा है तो तब वो नहीं लेता है। तो यहाँ पर ये कहना मुश्किल होगा कि भाई वो यहाँ पर हमास को बचाने के लिए, फ़लस्तीन को बचाने के लिए सीधा कन्फ्रंट करेगा इजराइल और अमेरिका की आर्मी के साथ। और इसके अलावा बात आती है फंडिंग की, क्योंकि देखा जाए तो अगर वॉर करना है तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि वॉर जो है वो एक एक्सपेंसिव थिंग है। अगर यहाँ पर आपको वो करना है तो आपको उसको अफोर्ड करने का पैसा अपने पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ईरान के ऊपर लगे हुए हैं लगभग 40 से भी ज़्यादा सालों से सैंक्शन, जब से यहाँ पर इस्लामिक क्रांति हुई है तो तब से यहाँ पर सैंक्शन ही लगे हुए हैं, जिससे इसकी जो पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो तबाही के कगार पर पहुँच गई है। लेकिन वो फिर भी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में अभी तक तो कामयाब हो पाया है, और वो भी स्मगलिंग के ज़रिए, क्योंकि वो जो अपना तेल है
वो स्मगलिंग करके ज़रिए बेचता है, तो ताकि यहाँ पर उसको आमदनी आते रहे। लेकिन वो फिर भी एक सेल्फ रिलायंट है। लेकिन फिर भी अगर वॉर करना है तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, और वो ऐसा तो नहीं है कि वो पेड़ पर लटक रहा है, भाई यहाँ पर कुछ होना भी तो चाहिए। सैंक्शन तो इसके ऊपर लगे हुए हैं, वो व्यापार कर नहीं सकता है, बाहरी दुनिया के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा वो आता नहीं है, तो वो क्या वहाँ पर वॉर लड़ेगा। तो इसी वजह से देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर मोस्ट अनलाइकली वॉर में एंटर करेगा, यानी कि वो यहाँ पर एंटर नहीं करेगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।